चैप्टर 8 बैरो डाउन्स पर कोहरा। उस रात उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन यह तो अपने सपनों में या फिर सपनों के बाहर, वह नहीं बता सकता था कि कौन सी आवाज थी। फ्रोडो ने अपने मन में एक मधुर गीत सुना, एक ऐसा गीत जो एक धूसर बारिश के पर्दे के पीछे एक पीली रोशनी की तरह आ रहा था और उस पर्दे को पूरी तरह से कांच और चांदी में बदलने के लिए मजबूत होता जा रहा था, जब तक कि आखिरकार उसे वापस नहीं खींच लिया गया और एक तेज सूर्योदय के तहत एक दूर हरा देश उसके सामने खुल गया। दृश्य जागने में बदल गया और टॉम पक्षियों से भरे पेड़ की तरह सीटी बजा रहा था और सूरज पहले से ही पहाड़ी से नीचे और खुली खिड़की से नीचे की ओर झुक रहा था। बाहर सब कुछ हरा और हल्का सुनहरा था। नाश्ते के बाद, जिसे उन्होंने फिर से अकेले खाया, वे विदाई के लिए तैयार हो गए। इस तरह की सुबह में जितना संभव था उतना भारी मन से, पतले नीले रंग के धुले हुए शरद ऋतु के आसमान के नीचे ठंडा, उज्ज्वल और साफ उत्तर पश्चिम से ताज़ी हवा आ रही थी। उनके शांत टट्टू लगभग चंचल थे, सूंघ रहे थे और बेचैनी से घूम रहे थे। टॉम घर से बाहर आया और अपनी टोपी लहराते हुए दरवाजे की चौखट पर नाचने लगा, हॉबिट्स को उठने और अच्छी गति से जाने का आदेश दिया। वे घर के पीछे से मुड़ते हुए रास्ते पर आगे बढ़े और पहाड़ी की उत्तरी छोर की ओर झुके, जिसके नीचे घर छिपा हुआ था। वे अपने टट्टुओं को आखिरी खड़ी ढलान पर ले जाने के लिए घोड़े से उतरे ही थे कि अचानक फ्रोडो रुक गया। गोल्डबेरी, वह चिल्लाया, मेरी सुंदर महिला, पूरी तरह से चांदी के हरे रंग के कपड़े पहने हुए। हमने उसे कभी अलविदा नहीं कहा, न ही शाम के बाद से उसे देखा है। वह इतना व्यथित था कि वह वापस मुड़ा, लेकिन उसी क्षण एक स्पष्ट पुकार नीचे की ओर आई। वहां पहाड़ी की चोटी पर वह खड़ी थी और उन्हें इशारा कर रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और जैसे ही वे सूरज की रोशनी को पकड़ते थे, वे चमकते और झिलमिलाते थे। जब वह नाच रही थी तो उसके पैरों के नीचे से उससे भीगी घास पर पानी की चमक जैसी रोशनी चमक रही थी। वे आखिरी ढलान पर तेजी से चढ़े और उसके पास बेदम खड़े हो गए। उन्होंने सिर झुकाया, लेकिन उसने अपनी बांह हिलाकर उन्हें चारों ओर देखने को कहा और वे पहाड़ी की चोटी से सुबह के नीचे की भूमि पर देखने लगे। यह अब उतना ही स्पष्ट और दूर दूर तक दिखाई दे रहा था जितना कि यह तब था जब वे जंगल में टीले पर खड़े थे, जिसे अब पश्चिम में अंधेरे पेड़ों के बीच से पीला और हरा दिखाई दे रहा था। उस दिशा में भूमि जंगली लकीरों में उभरी हुई थी, हरी, सूरज की रोशनी में पीला, लाल, जिसके पीछे छिपी हुई ब्रांडीवाइन की घाटी थी। दक्षिण में, विथिविंडल की रेखा के पार, दूर से एक पीली कांच की तरह चमक थी, जहां ब्रांडीवाइन नदी निचले इलाकों में एक बड़ा चक्कर लगाती थी और हॉबिट्स के ज्ञान से दूर बह जाती थी। उत्तर की ओर घटती हुई ढलानों से परे भूमि सपाट और भूरे, हरे और हल्के भूरे रंग के उभारों में चली गई, जब तक कि यह एक आकृतिहीन और छायादार दूरी में फीकी नहीं पड़ गई। पूर्व की ओर बैरो डाउन उगाए, सुबह में एक के बाद एक पहाड़ियां और आंखों से ओझल होकर एक अनुमान में बदल गईं। यह नीले रंग का एक अनुमान और आकाश के किनारे के साथ घुल मिल जाने वाली एक दूर की सफ़ेद चमक से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन यह उन्हें स्मृति और पुरानी कहानियों से ऊंचे और दूर के पहाड़ों के बारे में बताती थी। उन्होंने हवा का एक गहरा घूंट लिया और महसूस किया कि एक छलांग और कुछ मजबूत कदम उन्हें जहां चाहे वहां ले जाएंगे। सड़क की ओर ढलानों की उखड़ी हुई ढलानों पर दौड़ते हुए जाना उनके लिए कायरतापूर्ण लग रहा था, जबकि उन्हें टॉम की तरह जोश से पहाड़ियों के पत्थरों पर सीधे पहाड़ों की ओर छलांग लगानी चाहिए थी। गोल्डबेरी ने उनसे बात की और उनकी आंखों और विचारों को याद किया। अब गति बढ़ाओ, प्यारे मेहमानों, उसने कहा, और अपने उद्देश्य पर डटे रहो। हवा को बाईं आंख में और आशीर्वाद को अपने कदमों पर रखते हुए उत्तर की ओर बढ़ो। सूरज चमक रहा है तो जल्दी करो। और फ्रोडो से उसने कहा, अलविदा, एल्फ मित्र। यह एक मजेदार मुलाकात थी, लेकिन फ्रोडो को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उसने नीचे झुककर अपने टट्टू पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के पीछे की कोमल ढलान पर धीरे धीरे दौड़ लगाई। टॉम बॉम्बेडल का घर और घाटी और जंगल नजर नहीं आ रहे थे। पहाड़ी की हरी दीवारों के बीच हवा गर्म हो रही थी और जब वे सांस ले रहे थे तो टफ की खुशबू तेज और मीठी हो रही थी। पीछे मुड़ते हुए जब वे हरे रंग के खोखले के नीचे पहुंचे
तो उन्होंने गोल्डबेरी को देखा, जो अब आसमान के सामने सूरज की रोशनी वाले फूल की तरह छोटी और पतली थी। वो अभी भी खड़ी थी और उन्हें देख रही थी, और उसके हाथ उनकी ओर बढ़े हुए थे। जब उन्होंने देखा तो उसने एक स्पष्ट आवाज दी, और अपना हाथ ऊपर उठाकर वह मुड़ी और पहाड़ी के पीछे गायब हो गई। उनका रास्ता खो के तल से होकर, एक खड़ी पहाड़ी के हरे पैरों के चारों ओर से होते हुए दूसरी गहरी और चौड़ी घाटी में जाता था, और फिर आगे की पहाड़ियों के कंधों पर से होता हुआ, उनकी लंबी शाखाओं से नीचे उतरता हुआ, और फिर से उनकी चिकनी भुजाओं से ऊपर नई पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ता हुआ और नई घाटियों में उतरता हुआ। वहां कोई पेड़ नहीं था और न ही कोई पानी दिखाई दे रहा था। ये घास और छोटी छोटी झरझरा घास का देश था, जो जमीन के किनारों पर हवा की फुसफुसाहट को छोड़कर शांत था, और अजीब पक्षियों की ऊंची एकाकी चीखें। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, सूरज चढ़ता गया और गर्म होता गया। हर बार जब वे एक पहाड़ी पर चढ़ते तो हवा कम होती लगती। जब उन्हें पश्चिम की ओर देश की एक झलक मिली तो दूर का जंगल धुआं उगलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो गिरी हुई बारिश फिर से पत्तियों, जड़ों और फफूंद से भाप बनकर ऊपर उठ रही हो। अब एक छाया दृष्टि के किनारे पर छा गई थी, एक गहरा धुआं जिसके ऊपर ऊपरी आकाश नीली टोपी की तरह था, गर्म और भारी। दोपहर के समय वे एक पहाड़ी पर पहुंचे, जिसकी चोटी चौड़ी और चपटी थी, एक उथले तश्तरी की तरह, जिसके किनारे पर हरे रंग का टीला था। अंदर हवा नहीं चल रही थी, और आसमान उनके सिर के पास लग रहा था। वे नदी के उस पार पहुंचे और उत्तर की ओर देखने लगे। फिर उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह साफ लग रहा था कि वे अपनी उम्मीद से कहीं आगे निकल आए हैं। निश्चित रूप से अब दूरियां धुंधली और भ्रामक हो गई थीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि डाउन्स खत्म होने वाला था। उनके नीचे एक लंबी घाटी थी जो उत्तर की ओर घुमावदार थी, जब तक कि वह दो खड़ी पहाड़ियों के बीच एक खुले स्थान पर नहीं आ गई। आगे ऐसा लग रहा था कि कोई और पहाड़ियां नहीं हैं। उत्तर की ओर उन्हें एक लंबी काली रेखा दिखाई दी। ये पेड़ों की एक पंक्ति है, मेरी ने कहा, और यह सड़क को चिन्हित करती होगी। पुल के पूर्व में कई लीग तक इसके साथ साथ पेड़ उग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पुराने दिनों में लगाया गया था। शानदार, फ्रोडो ने कहा। अगर हम आज दोपहर भी उसी तरह चलते रहे जैसे आज सुबह चले हैं, तो हम सूरज ढलने से पहले ही डाउन्स से निकल जाएंगे और कैंपिंग की जगह की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब वो बोल रहा था, तब भी उसने अपनी नज़र पूर्व की ओर घुमाई, और उसने देखा कि उस तरफ पहाड़ियां ऊंची थीं और वो उन पर नीचे की ओर देख रहा था, और वे सभी पहाड़ियां हरे टीलों से सजी हुई थीं, और कुछ पर खड़े पत्थर थे, जो हरे मसूड़ों से निकले दांतों की तरह ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे। वह दृश्य किसी तरह बेचैन करने वाला था, इसलिए वे उस दृश्य से दूर हो गए और खोखले घेरे में चले गए। उसके बीच में एक पत्थर खड़ा था, जो सूरज के नीचे ऊंचा खड़ा था, और इस समय कोई छाया नहीं डाल रहा था। यह आकारहीन था, फिर भी महत्वपूर्ण था, एक मील का पत्थर, या एक रक्षक उंगली, या अधिक एक चेतावनी की तरह। लेकिन वे अब भूखे थे, और सूरज अभी भी निर्भय दोपहर में था, इसलिए उन्होंने अपनी पीठ पत्थर के पूर्वी हिस्से पर टिका दी। ये ठंडा था, मानो सूरज में इसे गर्म करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उस समय ये सुखद लग रहा था। वहां उन्होंने खाना पीना लिया, और खुले आसमान के नीचे जितना अच्छा दोपहर का भोजन कोई भी चाह सकता था, बनाया, क्योंकि भोजन नीचे पहाड़ी से आता था। टॉम ने उन्हें दिन के आराम के लिए भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया था। उनके टट्टू बिना बोझ के घास पर भटक रहे थे। पहाड़ियों पर सवारी करना और पेट भर खाना, गर्म सूरज और टर्फ की खुशबू, थोड़ी देर तक लेटे रहना, अपने पैरों को फैलाना और अपनी नाक के ऊपर आसमान को देखना, ये बातें शायद ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या हुआ था। हालांकि ऐसा हो सकता है वे अचानक और असहज रूप से उस नींद से जाग गए जिसे उन्होंने कभी लेने का इरादा नहीं किया था। खड़ा पत्थर ठंडा था, और इसने एक लंबी पीली छाया डाली जो उनके ऊपर पूर्व की ओर फैली हुई थी। सूरज एक पीला और पानी जैसा पीला, उस खोखले की पश्चिमी दीवार के ठीक ऊपर धुंध के माध्यम से चमक रहा था जिसमें वे लेटे थे। उत्तर, दक्षिण और पूर्व दीवार के पार कोहरा घना, ठंडा और सफेद था।
हवा शांत, भारी और सर्द थी। उनके टट्टू सिर झुकाए एक साथ खड़े थे। हॉबिट्स घबराकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और पश्चिमी छोर की ओर भागे। उन्होंने पाया कि वे कोहरे में एक द्वीप पर थे। जब वे डूबते सूरज की ओर निराशा से देखने लगे तो वह उनकी आंखों के सामने एक सफेद समुद्र में डूब गया और पीछे पूर्व में एक ठंडी धूसर छाया उभर आई। कोहरा दीवारों तक लुढ़क गया और उनके ऊपर उठ गया, और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा वह उनके सिर पर झुकता गया जब तक कि वह छत नहीं बन गया। वे धुंध के एक हॉल में बंद थे जिसका केंद्रीय स्तंभ खड़ा पत्थर था। उन्हें लगा जैसे कोई जाल उनके इर्द गिर्द सिमट रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अभी भी सड़क की उस रेखा के बारे में उम्मीद भरी नज़र याद थी जो उन्होंने आगे देखी थी, और वे अभी भी जानते थे कि वह किस दिशा में है। किसी भी मामले में अब उन्हें पत्थर के पास की उस खोखली जगह से इतनी नफरत हो गई थी कि वहां रहने का कोई विचार उनके दिमाग में नहीं था। उन्होंने अपनी ठंडी उंगलियों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना सामान समेट लिया। जल्द ही वे अपने टैटूओं को एक कतार में लेकर पहाड़ी की लंबी उत्तरी ढलान से नीचे धुंध भरे समुद्र में उतर रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे धुंध और भी ठंडी और नम होती जा रही थी, और उनके बाल लटक रहे थे और उनके माथे पर टपक रहे थे। जब वे नीचे पहुंचे तो इतनी ठंड थी कि वे रुक गए और लबादे और हुड निकाल लिए, जो जल्द ही भूरे रंग की बूंदों से भीग गए। फिर अपने टैटूओं पर सवार होकर वे फिर से धीरे धीरे आगे बढ़े, जमीन के ऊपर नीचे होने का एहसास करते हुए। वे जितना अनुमान लगा सकते थे उस लंबी घाटी के दूर उत्तरी छोर पर गेट जैसे खुलने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने सुबह देखा था। एक बार जब वे खाई से बाहर निकल गए तो उन्हें बस एक सीधी रेखा में चलते रहना था और अंत में वे सड़क पर पहुंचने के लिए बाध्य थे। उनके विचार उससे आगे नहीं गए, सिवाय एक अस्पष्ट आशा के कि शायद डाउन से परे कोहरा न हो। वे बहुत धीमी गति से चल रहे थे। उन्हें अलग होने से बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए वे एक कतार में आगे बढ़े। फ्रोडो सबसे आगे था, सैम उसके पीछे था, और उसके बाद पिप्पिन और फिर मेरी। घाटी लग रही थी अंतहीन रूप से आगे बढ़ने के लिए। अचानक फ्रोडो को एक उम्मीद भरा संकेत दिखाई दिया। आगे दोनों तरफ धुंध के बीच अंधेरा छाने लगा और उसने अनुमान लगाया कि वे आखिरकार पहाड़ियों के बीच की खाई के पास पहुंच गए हैं, बैरो डाउन का उत्तरी द्वार। अगर वे वहां से निकल जाते तो वे आज़ाद हो जाते। आओ, मेरे पीछे आओ, उसने अपने कंधे पर से पुकारा और वह तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन उसकी उम्मीद जल्द ही घबराहट और भय में बदल गई। काले धब्बे और भी गहरे हो गए, लेकिन वे सिकुड़ गए, और अचानक उसने देखा उसके सामने भयावह रूप से ऊंचे और एक दूसरे की ओर थोड़ा झुके हुए बिना सिर वाले दरवाजे के खंभों की तरह दो विशाल खड़े पत्थर। जब उसने सुबह पहाड़ी से बाहर देखा तो उसे घाटी में इनका कोई निशान दिखाई नहीं दिया। वो उनके बीच से लगभग गुजर चुका था इससे पहले कि वह जान पाता, और जैसे ही उसने ऐसा किया कि उसे ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है। उसका टट्टू उछला और सूंघने लगा और वह गिर गया। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि वह अकेला था, बाकी लोग उसके पीछे नहीं आए थे। सैम, उसने पुकारा, पिप्पिन, मेरी साथ चलो, तुम क्यों नहीं चलते? कोई जवाब नहीं मिला। डर ने उसे जकड़ लिया और वह पत्थरों के पीछे से भागता हुआ बेतहाशा चिल्लाने लगा, सैम, सैम, मेरी। पिप्पिन टट्टू कोहरे में भाग गया और गायब हो गया। कुछ दूर से, या ऐसा लगा, उसे लगा कि उसने एक पुकार सुनी है, होए फ्रोडो, होए। ये पूर्व की ओर दूर था, उसके बाईं ओर। जब वह बड़े पत्थरों के नीचे खड़ा था, अंधेरे में घूर रहा था और तनाव में था। वह पुकार की दिशा में आगे बढ़ा और खुद को खड़ी चढ़ाई पर जाता हुआ पाया। जैसे जैसे वह संघर्ष करता रहा उसने फिर पुकारा और अधिक से अधिक उन्मत्त होकर पुकारता रहा, लेकिन उसने कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं सुना, और फिर वह बहुत दूर और उससे बहुत ऊपर, बहुत मंद प्रतीत हुआ। फ्रोडो, होए। धुंध से पतली आवाजें आईं, और फिर एक ऐसी पुकार जो मदद मदद जैसी लग रही थी, जो बार बार दोहराई गई, अंतिम मदद के साथ समाप्त हुई, जो अचानक एक लंबी चीख में बदल गई। वह चिल्लाने वालों की ओर पूरी गति से आगे बढ़ा,
लेकिन अब रोशनी चली गई थी और रात ने उसे घेर लिया था, जिससे किसी भी दिशा का पता लगाना असंभव था। वो हर समय ऊपर और ऊपर चढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन के स्तर में आए बदलाव से ही उसे पता चल रहा था कि वह आखिरकार कब किसी पहाड़ी या पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है। वह थका हुआ था, पसीने से तर था और फिर भी ठिठुर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। तुम कहाँ हो? वो दुखी होकर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। वो खड़ा होकर सुनता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि बहुत ठंड हो रही है और यहाँ ऊपर हवा चलने लगी है, बर्फीली हवा। मौसम में बदलाव आ रहा था। धुंध उसके पास से बह रही थी। अब वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था और अंधेरा कम नजदीक और घना होता जा रहा था। उसने ऊपर देखा और आश्चर्य से देखा कि बादलों और कोहरे के बीच से धुंधले तारे ऊपर दिखाई दे रहे थे। हवा घास पर फुफकारने लगी। उसने अचानक कल्पना की कि उसने एक दबी हुई चीख सुनी और वो उसकी ओर बढ़ा, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, धुंध को लपेटकर अलग कर दिया गया और तारों वाला आकाश अनावृत हो गया। एक नज़र ने उसे दिखाया कि वह अब दक्षिण की ओर मुंह करके एक गोल पहाड़ी की चोटी पर था, जिस पर वह उत्तर से चढ़ा होगा। पूर्व से कड़कती हवा बह रही थी। उसके दाहिनी ओर पश्चिम की ओर के तारों के सामने एक काली आकृति उभरी हुई थी। वहाँ एक बड़ा सा ठेला खड़ा था। तुम कहाँ हो? वो फिर चिल्लाया, क्रोधित और भयभीत दोनों। यहाँ, एक गहरी और ठंडी आवाज ने कहा, जो जमीन से आती हुई लग रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, फ्रोडो ने कहा, लेकिन वह भागा नहीं। उसके घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ नहीं हुआ और कोई आवाज भी नहीं आई। कांपते हुए उसने देखा। वो उठा और अचानक उसे एक लंबा काला साया दिखाई दिया जो तारों के सामने छाया की तरह था। वो उसके ऊपर झुका हुआ था। उसे लगा कि दो आंखें हैं, जो बहुत ठंडी हैं, हालांकि एक पीली रोशनी से जगमगा रही हैं जो किसी दूर से आती हुई लग रही थी। फिर लोहे से भी ज्यादा मजबूत और ठंडी पकड़ ने उसे जकड़ लिया। बर्फीले स्पर्श ने उसकी हड्डियों को जमा दिया और उसे कुछ और याद नहीं रहा। जब वह फिर से अपने होश में आया, तो एक पल के लिए उसे डर के अलावा कुछ भी याद नहीं आया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कैद हो चुका है, बुरी तरह से पकड़ा गया है। वो एक बैरो में था। एक बैरो वाइट ने उसे पकड़ लिया था और वह शायद पहले से ही बैरो वाइट के भयानक जादू के प्रभाव में था, जिसके बारे में फुसफुसाती कहानियां सुनाई जाती थीं। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने आप को वैसे ही लेटा हुआ था, एक ठंडे पत्थर पर पीठ के बल लेटा हुआ, और उसके हाथ उसकी छाती पर थे। लेकिन हालांकि उसका डर इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि यह उसके चारों ओर फैले अंधेरे का ही हिस्सा है, फिर भी वो लेटे लेटे बिल्बो बैगिंस और उसकी कहानियों के बारे में सोचने लगा। वे शायर की गलियों में साथ साथ टहलते थे और सड़कों और रोमांच के बारे में बातें करते थे। साहस का बीज है सबसे मोटे और सबसे डरपोक हॉबिट के दिल में छिपा हुआ, अक्सर गहराई से। ये सच है, किसी अंतिम और हताश खतरे के लिए रोता हुआ ताकि वह बड़ा हो सके। फ्रोडो न तो बहुत मोटा था और न ही बहुत डरपोक, वास्तव में। हालांकि वह ये नहीं जानता था, बिल्बो और गैंडाल्फ ने उसे शायर का सबसे अच्छा हॉबिट समझा था। उसने सोचा कि वह अपने साहसिक कार्य के अंत में आ गया है, और एक भयानक अंत, लेकिन इस विचार ने उसे कठोर बना दिया। उसने खुद को कठोर पाया, जैसे कि अंतिम वसंत के लिए वह अब असहाय शिकार की तरह लंगड़ा महसूस नहीं करता था। जब वह वहां लेटा हुआ सोच रहा था और खुद को संभाल रहा था, उसने अचानक देखा कि अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। उसके चारों ओर एक हल्का हरा प्रकाश फैल रहा था। पहले तो उसे यह नहीं पता चला कि वो किस तरह की जगह पर था, क्योंकि प्रकाश उसके अंदर से और उसके बगल में फर्श से निकल रहा था और अभी तक छत या दीवार तक नहीं पहुंचा था। वह मुड़ा और वहां ठंडी रोशनी में उसने सैम, पिप्पिन और मेरी को अपने बगल में लेटे हुए देखा। वे अपनी पीठ के बल लेटे थे और उनके चेहरे मौत की तरह पीले दिख रहे थे, और वे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके आसपास बहुत सारे खजाने पड़े थे, शायद सोने के, हालांकि उस रोशनी में वे ठंडे और बदसूरत दिख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट थे, उनकी कमर के चारों ओर सोने की जंजीरें थीं,
और उनकी उंगलियों में कई अंगूठियां थीं। उनकी बगल में तलवारें पड़ी थीं और उनके पैरों में ढालें थीं। लेकिन उनकी तीनों गर्दनों के आर पार एक लंबी नंगी तलवार पड़ी थी। अचानक एक गाना शुरू हुआ, एक ठंडी बड़बड़ाहट जो उठती और गिरती रहती थी। आवाज बहुत दूर और बेहद नीरस लग रही थी, कभी हवा में ऊंची और पतली, कभी जमीन से आती हुई एक धीमी कराह जैसी। उदास लेकिन भयानक ध्वनियों की निराकार धारा से शब्दों की कड़ियां बार बार खुद को आकार देती थीं, गंभीर, कठोर, ठंडे शब्द, हृदयहीन और दयनीय। रात उस सुबह के खिलाफ चिल्ला रही थी जिससे वह वंचित थी, और ठंड उस गर्मी को कोस रही थी जिसके लिए वह तरस रही थी। फ्रोडो की हड्डियां तक ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद गाना स्पष्ट हो गया, और अपने दिल में डर के साथ उसने महसूस किया कि यह एक मंत्र में बदल गया था। हाथ और दिल और हड्डी को ठंडा किया जाए, और पत्थर के नीचे ठंडी नींद हो। कभी भी पथरीले बिस्तर पर जागना मत, कभी नहीं, जब तक कि सूर्य अस्त न हो जाए और चंद्रमा नष्ट न हो जाए। काली हवा में तारे मर जाएंगे, और फिर भी उन्हें सोने पर पड़े रहने दो, जब तक अंधेरे का स्वामी अपना हाथ नहीं उठा लेता। मृत सागर और सूखी भूमि पर उसने अपने सिर के पीछे चरमराहट और खरोंचने की आवाज सुनी। एक हाथ पर उसने देखा, और अब पीली रोशनी में देखा कि वे एक तरह के मार्ग में थे जो उनके पीछे एक कोने में मुड़ गया था। कोने के चारों ओर एक लंबा हाथ टटोल रहा था, अपनी उंगलियों पर चलते हुए सैम की ओर, जो सबसे पास लेटा हुआ था, और उस तलवार की मूठ की ओर जो उसके हाथ में थी। पहले तो फ्रोडो को लगा कि मानो वह वास्तव में मंत्र द्वारा पत्थर में बदल गया है। फिर उसके मन में भागने का एक अजीब विचार आया। उसने सोचा कि अगर उसने अंगूठी पहन ली तो क्या बैरो वाइट उसे देख नहीं पाएगा, और शायद वह कोई रास्ता खोज ले। उसने सोचा कि वह घास पर आज़ाद होकर भाग रहा है, मैरी, सैम और पिप्पिन के लिए शोक मना रहा है, लेकिन खुद आज़ाद और जिंदा है। गैंडल्फ स्वीकार करेगा कि उसके पास और कुछ नहीं था जो वह कर सकता था, लेकिन अब उसमें जो साहस जगा था वह बहुत मजबूत हो चुका था। वह अपने दोस्तों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह डगमगाया, अपनी जेब टटोली, और फिर खुद से फिर से लड़ा, और जब उसने ऐसा किया तो हाथ उसके करीब आ गया। अचानक उसके अंदर दृढ़ निश्चय दृढ़ हो गया, और उसने अपने पास पड़ी एक छोटी तलवार पकड़ ली, और घुटनों के बल बैठकर अपने साथियों के शवों पर झुक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से कलाई के पास रेंगते हुए हाथ को काटा, और हाथ टूट गया, लेकिन उसी क्षण तलवार मूठ तक टूट गई। एक चीख निकली और रोशनी गायब हो गई। अंधेरे में गुर्राने जैसी आवाज आई। फ्रोडो मेरी के ऊपर आगे की ओर गिर पड़ा और मेरी का चेहरा ठंडा पड़ गया। अचानक उसके दिमाग में, जो कोहरे के पहले आने के साथ ही गायब हो गया था, पहाड़ी के नीचे घर की याद और टॉम के गाने की याद आ गई। उसे वह कविता याद आ गई जो टॉम ने उन्हें सिखाई थी। एक छोटी सी हताश आवाज में उसने कहा, हो, टॉम बॉम्बेडिल, और उस नाम के साथ उसकी आवाज मजबूत होती हुई प्रतीत हुई। इसमें एक पूर्ण और जीवंत ध्वनि थी, और अंधेरे कक्ष में ढोल और तुरही की गूंज गूंज रही थी। हो, टॉम बॉम्बेडिल, टॉम बॉम्बेडिलो। जल, लकड़ी और पहाड़ की कसम, नरकेट और विलो की कसम, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की कसम, अब ध्यान से सुनो और हमारी बात सुनो। आओ, टॉम बॉम्बार्डल, क्योंकि हमारी आवश्यकता निकट है। अचानक एक गहरी खामोशी छा गई, जिसमें फ्रोडो को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। एक लंबे धीमे पल के बाद उसने स्पष्ट, लेकिन दूर से, जैसे कि वह जमीन से या मोटी दीवारों के माध्यम से नीचे आ रही हो, एक उत्तर देने वाली आवाज गाते हुए सुनी। बूढ़ा टॉम बॉम्बार्डल एक खुशमिजाज आदमी है। उसकी जैकेट चमकीली नीली है, और उसके जूते पीले हैं। अभी तक किसी ने उसे नहीं पकड़ा है। टॉम के लिए वह मास्टर है। उनके गीत अधिक सशक्त हैं, तथा उनके पैर अधिक तेज हैं। पत्थरों के लुढ़कने और गिरने जैसी तेज गड़गड़ाहट की आवाज आए और अचानक रोशनी अंदर आई, असली रोशनी, दिन की सीधी रोशनी। फ्रोडो के पैरों के पीछे कक्ष के अंत में एक छोटा सा दरवाजा जैसा खुला हुआ दिखाई दिया, और टॉम का सिर, टोपी, पंख और सब कुछ उसके पीछे उगते लाल सूरज की रोशनी के सामने खड़ा था। रोशनी फर्श पर और फ्रोडो के बगल में लेटे 3 हॉबिट्स के चेहरों पर पड़ी। वे हिले नहीं,
लेकिन उनका बीमार रंग चला गया था। अब वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे बहुत गहरी नींद में सो रहे हों। टॉम झुका, अपनी टोपी उतारी और गाते हुए अंधेरे कक्ष में आया। बाहर निकलो, बूढ़े व्हाइट। सूरज की रोशनी में गायब हो जाओ। ठंडी धुंध की तरह सिकुड़ जाओ, जैसे हवाएं चिल्लाती हैं। पहाड़ों से बहुत दूर बंजा भूमि में। यहाँ फिर कभी मत आना। अपना ठेला खाली छोड़कर जाना। खोया हुआ और भूला हुआ, अंधकार से भी अधिक अंधकार में, जहाँ द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, जब तक कि दुनिया ठीक नहीं हो जाती। इन शब्दों पर चीख निकली और कमरे का अंदरूनी हिस्सा धड़ाम से गिर गया। फिर एक लंबी चीख निकली, जो दूर तक फैल गई और फिर सन्नाटा छा गया। आओ, दोस्त फ्रोडो, टॉम ने कहा, चलो, हम साफ घास पर चलें। तुम्हें उन्हें सहन करने में मेरी मदद करनी होगी। साथ में उन्होंने मेरी, पिप्पिन और सैम को बाहर निकाला। जब फ्रोडो आखिरी बार बैरों से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसने एक कटा हुआ हाथ देखा है जो अभी भी घायल मकड़ी की तरह गिरी हुई मिट्टी के ढेर में हिल रहा है। टॉम फिर से अंदर गया और वहां बहुत सी धमाकों और मुहरों की आवाज आई। जब वह बाहर आया तो उसके हाथों में खजाने का एक बड़ा भार था, सोने, चांदी, तांबे और कांसे की चीजें, कई मोती और जंजीरें और रत्नजड़ित आभूषण। वो ऊपर चढ़ गया, हरे रंग के बैरों को उठाया और उन सभी को धूप में ऊपर रख दिया। वो वहां खड़ा था, हाथ में टोपी और बालों में हवा लिए हुए, और नीचे की ओर 3 हॉबिट्स को देख रहा था, जो टीले के पश्चिमी किनारे पर घास पर पीठ के बल लेटे हुए थे। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने स्पष्ट और आज्ञाकारी आवाज में कहा, अब जागो मेरे प्यारे बच्चों, जागो और मेरी पुकार सुनो। अब हृदय और अंग गर्म हो जाएं। ठंडा पत्थर गिर गया है, अंधेरा द्वार खुला खड़ा है, मृत हाथ टूट गया है। रात बीत गई है और द्वार खुला है। फ्रोडो की खुशी का ठिकाना न रहा और हॉबिट्स ने अपनी बाहें फैलाईं, अपनी आंखें मलीं और फिर अचानक उछल पड़े। वे आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे, पहले फ्रोडो को, फिर टॉम को जो उनके ऊपर बैरोटॉप पर खड़ा था, और फिर खुद को अपने पतले सफेद चिथड़ों में, हल्के सोने के मुकुट और बैट पहने हुए और झंझनाते हुए गहनों की ओर। आश्चर्य की बात क्या है? मैरी ने कहा, एक आंख पर फिसले हुए सुनहरे घेरे को महसूस करते हुए। फिर वह रुक गया और उसके चेहरे पर एक छाया छा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशक, मुझे याद है, उसने कहा, कान डाइम के लोग रात में हम पर आए और हम बुरी तरह से मारे गए। आह, मेरे दिल में भाला। उसने अपनी छाती को पकड़ लिया। नहीं, नहीं, उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सपना देख रहा था। तुम कहाँ पहुँच गए, फ्रोडो? मुझे लगा कि मैं खो गया हूँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। चलो अब सोचते हैं कि हमें क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से तैयार होकर, सर, सैम ने कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने अपनी मुंडी, बेल्ट और अंगूठियां घास पर फेंक दी और असहायता से चारों ओर देखा, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि उसका लबादा, जैकेट, जांघिया और अन्य हॉबिट वस्त्र कहीं पड़े होंगे। टॉम ने टीले से नीचे उतरते हुए कहा, तुम अपने कपड़े फिर कभी नहीं पाओगे, और सूरज की रोशनी में उनके चारों ओर नाचते हुए हंसने लगा। कोई भी सोच सकता था कि कुछ भी खतरनाक या भयानक नहीं हुआ था, और वास्तव में उनके दिलों से भय गायब हो गया जब उन्होंने उसे देखा और उसकी आंखों में खुशी की चमक देखी। तुम्हारा क्या मतलब है? पिप्पिन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह आधा हैरान और आधा खुश था। क्यों नहीं, लेकिन टॉम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम फिर से गहरे पानी से बाहर निकल आए हो। अगर तुम डूबने से बच गए तो कपड़ों का कोई नुकसान नहीं है। खुश रहो, मेरे खुशमिजाज दोस्तों, और अब गर्म धूप से अपने दिल और अंगों को ठीक होने दो। ये ठंडे कपड़े उतार फेंको। घास पर नंगा दौड़ो, जबकि टॉम शिकार पर जाता है। वह सीटी बजाता और पुकारता हुआ पहाड़ी से नीचे की ओर भागा। उसके पीछे नीचे देखते हुए फ्रोडो ने उसे हरे रंग के खोखले के साथ दक्षिण की ओर भागते हुए देखा। उनका पहाड़ी और अगले पर अभी भी सीटी बजाते और रोते हुए। अरे, अब आओ, कहाँ भटक रहे हो? ऊपर, नीचे, पास या दूर, यहाँ, वहाँ या उधर?
तीखे कान, बुद्धिमान नाक, स्विश पूंछ और गंवार। मेरे छोटे लड़के, सफ़ेद मोजे और बूढ़े मोटे लंपकिन। इसलिए वह तेजी से दौड़ते हुए गाता रहा, अपनी टोपी को उछालता और उसे पकड़ता रहा, जब तक कि वह जमीन की तह में छिप नहीं गया। लेकिन कुछ समय के लिए उसका हे नाव होए नाव हवा के साथ वापस आ गया, जो दक्षिण की ओर मुड़ गई थी। हवा फिर से बहुत गर्म हो रही थी। हॉबिट्स कुछ देर तक घास पर दौड़ते रहे, जैसा कि उसने उन्हें बताया था। फिर वे धूप में लेट गए और उन लोगों की तरह खुश हुए जो अचानक कड़ाके की सर्दी से एक अनुकूल जलवायु में चले गए हैं, या वे लोग जो लंबे समय तक बीमार और बिस्तर पर पड़े रहने के बाद एक दिन उठते हैं और पाते हैं कि वे अप्रत्याशित रूप से ठीक हो गए हैं और दिन फिर से उम्मीदों से भरा है। टॉम के वापस आने तक वे ताकतवर और भूखे महसूस कर रहे थे। वो फिर से प्रकट हुआ, टोपी पहले, पहाड़ी की चोटी पर, और उसके पीछे एक आज्ञाकारी पंक्ति में 6 टट्टू आए, उनके अपने 5 और एक और। आखिरी स्पष्ट रूप से बूढ़ा फैटी लंपकिन था। वो उनके अपने टट्टुओं से बड़ा, मजबूत, मोटा और बूढ़ा था। मैरी, जिसके अन्य सदस्य थे, ने वास्तव में उन्हें ऐसा कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने टॉम द्वारा दिए गए नए नामों का उत्तर दिया। टॉम ने उन्हें एक एक करके बुलाया और वे भौं के ऊपर चढ़ गए और एक पंक्ति में खड़े हो गए। फिर टॉम ने हॉबिट्स को प्रणाम किया। अब ये रहे आपके टट्टू, उसने कहा। इनमें कुछ मायनों में तुम भटकते हुए हॉबिट से ज्यादा समझ है, क्योंकि वे आगे आने वाले खतरे को सूंघ लेते हैं जिसमें तुम सीधे चले जाते हो, और अगर वे खुद को बचाने के लिए भागते हैं तो वे सही रास्ते पर भागते हैं। तुम्हें उन सभी को माफ कर देना चाहिए, हालांकि उनके दिल वफादार हैं, लेकिन बैरो वाइट्स के डर का सामना करना उनके लिए नहीं है। देखो, वे फिर से आ गए हैं अपना सारा बोझ लेकर। मैरी, सैम और पिप्पिन ने अब अपने बैग से अतिरिक्त कपड़े पहन लिए, और जल्द ही उन्हें बहुत गर्मी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्हें सर्दी के आगमन से बचने के लिए अपने साथ लाए कुछ मोटे और गर्म कपड़े पहनने पड़े। वह दूसरा बूढ़ा जानवर, वह मोटा लंपकिन, कहाँ से आया? फ्रोडो ने पूछा। वह मेरा है, टॉम ने कहा। मेरा 4 पैरों वाला दोस्त, हालांकि मैं शायद ही कभी उस पर सवारी करता हूँ, और वह अक्सर दूर दूर तक पहाड़ियों पर घूमता रहता है। जब तुम्हारे टट्टू मेरे साथ रहे, तो उन्होंने मेरे लंपकिन को पहचान लिया, और रात में उन्हें उसकी गंध आ गई, और वे जल्दी से उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। मुझे लगा कि वह उन्हें ढूंढेगा और अपनी समझदारी भरी बातों से उनका सारा डर दूर कर देगा। लेकिन अब मेरे खुशमिजाज लंपकिन, बूढ़ा टॉम सवारी करने जा रहा है। अरे, वह तुम्हारे साथ आ रहा है, बस तुम्हें सड़क पर लाने के लिए, इसलिए उसे एक टट्टू की ज़रूरत है। क्योंकि तुम सवारी करने वाले हॉबिट से आसानी से बात नहीं कर सकते, जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर उनके बगल में दौड़ने की कोशिश कर रहे हों। हॉबिट्स ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने टॉम को कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन वह हंसा और कहा कि वे खुद को खोने में इतने माहिर हैं कि जब तक वो उन्हें अपनी भूमि की सीमाओं के पार सुरक्षित नहीं देख लेता, तब तक उसे खुशी महसूस नहीं होगी। मेरे पास करने के लिए काम है, उसने कहा, मेरा निर्माण और मेरा गायन, मेरी बातचीत और मेरा चलना, और देश की निगरानी करना। टॉम हमेशा खुले दरवाजों और विलो दरार के पास नहीं रह सकता। टॉम को अपने घर की देखभाल करनी है, और गोल्डाबेरी उसका इंतजार कर रही है। सूरज के समय अभी भी काफी सुबह थी, 9 से 10 के बीच, और हॉबिट्स ने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित कर लिया। उनका आखिरी भोजन पिछले दिन खड़े पत्थर के पास दोपहर का भोजन था। उन्होंने अब टॉम के बचे हुए भोजन से नाश्ता किया, जो उनके रात के खाने के लिए था, साथ ही टॉम ने जो अतिरिक्त चीजें लाई थीं। यह कोई बड़ा भोजन नहीं था हॉबिट्स और परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन उन्हें इससे बहुत अच्छा लगा। जब वे खा रहे थे, टॉम टीले पर गया और खजानों को देखा। इनमें से अधिकांश को उसने एक ढेर में बदल दिया जो घास पर चमक रहा था और जगमगा रहा था। उसने उन्हें वहां सभी खोजकर्ताओं, पक्षियों, जानवरों, कल्पित बौनों या मनुष्यों, और सभी दयालु प्राणियों के लिए स्वतंत्र रहने को कहा, ताकि टीले का जादू टूट जाए और बिखर जाए और कोई भी वाइट कभी भी वहां वापस न आए। उसने ढेर से अपने लिए नीले पत्थरों से 2 बड़े, 3 छोटे और 1 बड़ा
जड़ा एक ब्रोच चुना जो सन के फूलों या नीली तितलियों के पंखों की तरह कई छायादार था। वो उसे बहुत देर तक देखता रहा, मानो किसी स्मृति से उत्तेजित हो गया हो, अपना सिर हिलाते हुए, और अंत में बोला, ये टॉम और उसकी पत्नी के लिए एक सुंदर खिलौना है। वह सुंदर थी जिसने बहुत पहले इसे अपने कंधे पर पहना था। गोल्डबेरी अब इसे पहनेगी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। प्रत्येक हॉबिट के लिए उसने एक खंजर चुना जो लंबा, पत्ती के आकार का, तीखा, अद्भुत कारीगरी वाला, लाल और सुनहरे रंग के सांपों की आकृतियों से सजा हुआ था। जब उसने उन्हें काले म्यान से बाहर निकाला तो वे चमक उठे। वे किसी अजीब धातु से बने थे, हल्के और मजबूत, और उनमें कई ज्वलंत पत्थर जड़े हुए थे। चाहे इन म्यानों में कोई गुण था या टीले पर रखे जादू के कारण, वे ब्लेड समय से अछूते, जंग रहित, तीखे और धूप में चमकते हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, पुराने चाकू हॉबिट लोगों के लिए तलवारों के बराबर लंबे होते हैं। अगर शायर के लोग पैदल चलकर जाते हैं तो पूर्व, दक्षिण या दूर अंधेरे और खतरे में तेज धार वाले ब्लेड रखना अच्छा होता है। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि ये ब्लेड कई साल पहले पश्चिमी देशों के लोगों द्वारा गढ़े गए थे। वे अंधेरे के दुश्मन थे हे प्रभु, लेकिन वे अंगमार देश के दुष्ट राजा कांडाइम द्वारा पराजित हो गए। अब बहुत कम लोग उन्हें याद करते हैं, टॉम ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर भी कुछ लोग अभी भी भटकते रहते हैं। भूले हुए राजाओं के बेटे अकेलेपन में घूमते हैं, उन लोगों को बुरी चीजों से बचाते हैं जो असावधान हैं। हॉबिट्स को उसकी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन जब वह बोल रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे वर्षों का एक बहुत बड़ा विस्तार है, जैसे कि एक विशाल छायादार मैदान जिस पर लंबे और गंभीर आकार के मनुष्य चमकीली तलवारों के साथ चल रहे थे, और सबसे आखिर में एक ऐसा आया जिसके माथे पर एक सितारा था। फिर वह दृश्य धुंधला हो गया और वे वापस सूरज की रोशनी वाली दुनिया में आ गए। फिर से शुरू करने का समय आ गया था। उन्होंने अपने बैग पैक करके और अपने टैटूओं को लादकर तैयार हो गए। उन्होंने अपने नए हथियारों को अपनी जैकेट के नीचे चमड़े की बेल्ट पर लटका दिया। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या वे किसी काम के होंगे। उनमें से किसी के लिए भी पहले कभी लड़ाई के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी उड़ान उन्हें रोमांच में से एक बना देगी। आखिरकार वे चल पड़े। वे अपने टैटूओं को पहाड़ी से नीचे ले गए और फिर वे तेजी से घाटी के किनारे किनारे चलने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पहाड़ी पर पुराने टीले की चोटी देखी, और वहां से सोने पर सूरज की रोशनी पीली लौ की तरह ऊपर उठ रही थी। फिर उन्होंने डाउन्स के एक किनारे को मोड़ दिया और वह नजरों से ओझल हो गया। हालांकि फ्रोडो ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे गेट की तरह खड़े बड़े पत्थरों का कोई निशान नहीं दिखा, और जल्द ही वे उत्तरी खाई में आ गए और तेजी से आगे बढ़ गए और जमीन उनके सामने गिर गई। यह एक मज़ेदार यात्रा थी जिसमें टॉम बॉम्बेडिल उनके बगल में या उनके आगे फैटी लंपकिन पर खुशी से टहल रहा था, जो अपनी परिधि से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता था। टॉम ने गाया अधिकांश समय, लेकिन यह मुख्य रूप से बकवास था, या फिर शायद हॉबिट्स के लिए अज्ञात एक अजीब भाषा थी, एक प्राचीन भाषा जिसके शब्द मुख्य रूप से थे आश्चर्य और प्रसन्नता वाले। वे लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि सड़क उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर थी। कोहरा न होने पर भी दोपहर में उनकी नींद उन्हें पिछले दिन रात होने तक वहां पहुंचने से रोकती। उन्होंने जो काली रेखा देखी थी वह पेड़ों की एक पंक्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरी खाई के किनारे उगने वाली झाड़ियों की एक पंक्ति थी, जिसके दूसरी तरफ एक खड़ी दीवार थी। टॉम ने कहा कि यह कभी एक राज्य की सीमा थी, लेकिन बहुत समय पहले। उसे इसके बारे में कुछ दुखद याद आ रहा था और वह नहीं चाहता था कि यह हो। बहुत कुछ कहो। वे नीचे उतरे और बांध से बाहर निकले और दीवार में एक छेद से होकर निकले, और फिर टॉम उत्तर की ओर मुड़ गया, क्योंकि वे कुछ हद तक पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। जमीन अब खुली और काफी समतल थी, और उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन सूरज पहले ही डूब रहा था जब आखिरकार उन्होंने आगे ऊंचे पेड़ों की एक पंक्ति देखी, और उन्हें पता था कि वे कई अप्रत्याशित रोमांच के बाद सड़क पर वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने टैटूओं को आखिरी फरलांग पर सरपट दौड़ाया और पेड़ों की लंबी छाया के नीचे रुक गए। वे एक ढलानदार किनारे के ऊपर थे
और सड़क, जो अब शाम के समय धुंधली हो गई थी, नीचे की ओर मुड़ गई थी। इस बिंदु पर ये लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला गया और उनके दाईं ओर ये तेजी से एक विस्तृत गड्ढे में गिर गया। ये गड्ढेदार था और हाल ही में हुई भारी बारिश के कई निशान थे, वहां पानी से भरे तालाब और गड्ढे थे। वे किनारे से नीचे उतरे और ऊपर नीचे देखा। देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा, आखिरकार हम फिर से यहाँ हैं, फ्रोडो ने कहा। मुझे लगता है कि जंगल के माध्यम से मेरे शॉर्टकट से हमने 2 दिन से अधिक नहीं गंवाए हैं। लेकिन शायद देरी उपयोगी साबित होगी, इससे वे हमारे निशान से दूर हो सकते हैं। दूसरों ने उसकी ओर देखा। ब्लैक राइडर्स के डर की छाया अचानक से फिर से उन पर छा गया। जब से वे जंगल में घुसे थे, तब से वे मुख्य रूप से सड़क पर वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। अब जब वो उनके पैरों के नीचे थी, तब उन्हें वह खतरा याद आया जो उनका पीछा कर रहा था और जो सड़क पर ही उनका इंतजार कर रहा था। वे बेचैनी से डूबते सूरज की ओर देखने लगे, लेकिन सड़क भूरी और खाली थी। क्या आपको लगता है, पिप्पिन ने झिझकते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि आज रात हमारा पीछा किया जा सकता है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि आज रात ऐसा नहीं होगा, टॉम बोम्बार्डल ने उत्तर दिया, और शायद अगले दिन भी नहीं। लेकिन मेरे अनुमान पर भरोसा मत करो, क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता। पूर्व में मेरी जानकारी विफल हो जाती है। टॉम अपने देश से बहुत दूर ब्लैकलैंड से आए घुड़सवारों का स्वामी नहीं है। फिर भी हॉबिट्स की इच्छा थी कि वो उनके साथ आए। उन्हें लगा कि अगर कोई ब्लैक राइडर्स से निपटना जानता है तो उसे पता होगा। वे जल्द ही उन जगहों पर आगे बढ़ेंगे जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान है और शायर की सबसे अस्पष्ट और दूर की किंवदंतियों से परे हैं। और शाम ढलते ही उन्हें घर की याद आ गई। एक गहरा अकेलापन और खोने का एहसास था। वे चुपचाप खड़े रहे, अंतिम विदाई लेने में अनिच्छुक थे, और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि टॉम उन्हें विदाई की शुभकामनाएं दे रहा था और उनसे कह रहा था कि वे अच्छा दिल रखें और बिना रुके अंधेरा होने तक गाड़ी चलाते रहें। टॉम तुम्हें अच्छी सलाह देगा, जब तक कि ये दिन खत्म न हो जाए। उसके बाद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सड़क पर 4 मील आगे तुम एक गांव में आओगे, ब्री अंडर ब्री हिल, जिसके दरवाजे पश्चिम की ओर खुलते हैं। वहां तुम्हें एक पुरानी सराय मिलेगी जिसे द प्रांसिंग पोनी कहा जाता है। बार्लीमन बटरबर इसके योग्य रखवाले हैं। वहां तुम रात बिता सकते हो और उसके बाद सुबह तुम्हें अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। साहसी बनो, लेकिन सावधान रहो। अपने खुश दिलों को बनाए रखो और अपने भाग्य से मिलने के लिए आगे बढ़ो। उन्होंने उससे विनती की कि वह कम से कम सराय तक तो आए और एक बार फिर उनके साथ शराब पिए, लेकिन उसने हंसते हुए मना कर दिया और कहा, टॉम का देश यहीं खत्म हो जाता है, वह सीमाओं को पार नहीं करेगा। टॉम को अपने घर की देखभाल करनी है और गोल्डाबेरी उसका इंतजार कर रही है। फिर वह मुड़ा, अपनी टोपी उछाली, लंपकिन की पीठ पर कूद पड़ा और किनारे पर चढ़ गया और गाते हुए शाम के अंधेरे में चला गया। हॉबिट ऊपर चढ़ गए और उसे तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। मुझे मास्टर बॉम्बेडिल को छोड़कर जाने का दुख है, सैम ने कहा। वह एक चेतावनी है और इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि हम आगे भी बहुत आगे जा सकते हैं और कुछ भी बेहतर या अजीब नहीं देख सकते। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं उस प्रांसिंग पोनी को देखकर खुश होऊंगा जिसके बारे में उसने बात की थी। मुझे उम्मीद है कि यह घर वापस ग्रीन ड्रैगन जैसा होगा। ब्री में किस तरह के लोग हैं? ब्री में हॉबिट्स हैं, मेरी ने कहा, साथ ही बिग फोक भी हैं। मैं कह सकती हूँ कि यह काफी हद तक घर जैसा होगा। पोनी सभी खातों के अनुसार एक अच्छी सराय है। मेरे लोग कभी कभी वहाँ घूमने जाते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार हो सकता है, फ्रोडो ने कहा, लेकिन यह वैसे भी शायर के बाहर है। अपने आप को बहुत ज्यादा घर जैसा महसूस न कराएं। कृपया याद रखें आप सभी को कि बैगिंस का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नाम दिया जाना चाहिए तो मैं मिस्टर अंडरहिल हूँ। वे अब अपने टैटूओं पर सवार होकर चुपचाप शाम की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे धीरे धीरे नीचे उतरते और फिर ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे अंधेरा छाने लगा
आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। उनके सामने ब्रीहिल खड़ी थी जो रास्ते को रोक रही थी, धुंधले तारों के सामने एक अंधेरा पहाड़ और उसके पश्चिमी किनारे के नीचे एक बड़ा सा गांव बसा हुआ था। वे अब उस ओर तेजी से बढ़ रहे थे, बस एक आग और रात और उनके बीच एक दरवाज़ा ढूंढने की चाहत में।